अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आयशाज़ लर्निंग कॉर्नर। मैं हूँ आयशा यासीन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्रिटिकल थ्योरी एंड पेडागोजी। 8611 का ये यूनिट नंबर 2 जो है वो लिखा है राव अब्दुल करीम ने, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं झेलम के। उन्होंने सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट दी है कि अगर आपको ये अच्छी लगती तो आप कमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस स्टेटमेंट से एग्री हैं। आया आप एग्री हैं या नहीं, जवाब दीजिए। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसमें है कि वो कहते हैं कि थॉमस एडिसन जो है वो कहते हैं कि 5% जो लोग हैं वो सोचते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो सोचते हैं, और बाकी जो 85% है वो या तो वैसे ही सोचे समझे बगैर मर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पर्सपेक्टिव्स हैं सब कुछ एजुकेशनल थिंकर्स के। 20वीं सेंचुरी में जो मुख्तलिफ तरह के थ्योरिस्ट थे उनको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकर्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने वेल्थ, क्लास और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो थे, उन्होंने जो अपनी थ्योरीज बनाई थी वो उनके मेन कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से आगे राह हमवार हुई क्रिटिकल थिंकिंग की वजह के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि हाउ पॉलिटिक्स इन एजुकेशन वर्क। पॉलिटिक्स यानी कि सियासत जो है वो तालीम में कैसे काम करती है, रूल्स उसके क्या हैं, पावर क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, लोकेशन क्या है। फिर फ्रारे जो था उसने कहा कि मेकिंग एंड मेकिंग ऑफ नॉलेज इज़ पॉसिबल थ्रू एजुकेशन। फिर फोकॉल्ट था जो उसने कहा था कि जो पावर है वो हर जगह पे है और ये एक्सेप्टेड नॉर्म है और ये कंस्टिट्यूटेड जो है वो थ्रू हम इसको कंस्टिट्यूट कर सकते हैं नॉलेज के ज़रिए। और फिर उन्होंने कहा कि सोशल बाइंडिंग जो है और उसकी जो नीड है चेंज, ये डिस्कोर्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग किस तरह करनी है और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। मिक्स ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इन पॉलिसी मेकिंग क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है। लेजिस्लेचर्स मुख्तलिफ तरह के करिकुलम प्लानर्स, स्पॉन्सर्स, स्कूल बोर्ड्स, अकॉर्डिंग एक्रेडिटिंग एजेंसीज और सो ऑन जो है वो सारी एजुकेशनल प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में काम करती है। सोशल एंड सोशलिस्टिक एक्टर्स इन्फ्लुएंस डिसीजन में मुख्तलिफ तरह के सोशल सोसाइटी वगैरह और जो सोसाइटी में जो मुख्तलिफ तरह के एक्टर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग यानी कि फ़ैसला साजी जो हम एजुकेशनल प्रोसेस के दौरान कर रहे होते हैं उनको कर रही होती, इफ़ेक्ट कर रही होती। ठीक है। तो एजुकेशन रिलेटेड डिसीजंस जो हैं वो बनाए जाते हैं इन द कम्बरसम प्रोसेस एंड मैनी टायर्स इन्वॉल्व। मतलब जो भी हम एजुकेशन के रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं उनके वो बहुत पेचीदा है मामला है और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ तरह की हिरारकी, मुख्तलिफ तरह के जो लोग होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारे पास 18th अमेंडमेंट बिल है और उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। फिर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप, ये टॉप लीडरशिप में आती है। फिर और साथ प्लस पॉलिसी मेकर्स, मिडिल मैनेजमेंट में कौन आता है। मतलब ये एक हायरार्की बयान की है कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तब तो उसमें हमारे पास टॉप लीडरशिप में कौन होता है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह होती है, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। मिडिल में हमारे पास कौन होते हैं? मिडिल में हमारे पास रीजनल या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं और जो तालीमी इदारे हैं उनके हेड्स। और फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में हमारे टीचर्स आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या आपके पास वॉइस है, मतलब हमारे आवाम लोगों के पास वॉइस है। व्हाट अबाउट कम्युनिटी, पेरेंट्स एंड गार्डियंस, व्हाट अबाउट लोकल नीड्स एंड ग्लोबल डिमांड्स, व्हाट अबाउट इंक्लूजन। मतलब लोग जो कम्युनिटी है उनमें वालिदैन और जो सीखने वाले हैं वो उनके क्या उनकी आवाज़ बुलंद होती है, क्या उनका जो राय होती है वो ओपिनियन मैटर करता है या नहीं करता। इस तरह उनकी डिमांड्स क्या, उनकी नीड्स क्या हैं या इंक्लूजन वगैरह क्या है। उसके बाद हमारे पास थ्योरीज़ हैं सोशल क्लास स्ट्रक्चर्स की। इसमें हमारे पास तीन मेन नाम हैं जो कि हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रोusseau, और साथ में कार्ल मार्क्स। इन्होंने सोशल क्लास की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इज़ डिटर्मिन्ड बाय द नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स इन सोसाइटी सच एज इकोनॉमिक सिस्टम एंड फैमिली। सोसाइटी जो है वो पॉलिटिकल लाइफ को फॉर्म इस तरह बनती है कि अगर नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स जैसे सोसाइटी में
जो कि इकोनॉमिक सिस्टम और फैमिली होते हैं। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जो मैक्स वेबर था उसने भी क्वेश्चन किया था इम्पोर्टेंट सोशल क्लासेस की, मुख्तलिफ तरह के अमीर, गरीब, मिडिल क्लास वगैरह ये क्लासेस बनाई जाती हैं। वो कहते हैं क्यों बनाई जाती है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था, वो सारी चीज़ें जो है वो मैक्स वेबर ने बताई हैं। फिर कल्चरल रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में बॉडी ने अपनी बुक में फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में लिखा था कि वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल में। फिर उसने कहा था कि कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या है, वो सोशल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कल्चर जो है वो रिप्रोड्यूस होता है मुख्तलिफ जनरेशन्स में, ठीक है, स्पेशली थ्रू दी सोशलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशन। Success in the education system is supported by the possession of cultural capital and refined लोअर क्लास स्टूडेंट्स नॉट। फिर वो कहते हैं कि जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ट्रेड्स नहीं होती, इस वजह से वो उनमें से मोस्टली जो है वो फेल हो जाते हैं। फिर वो ये कहता है कि जो सोशल इनइक्वालिटीज़, गैर मुनसफाना जो है वो भी कहाँ पे होता है, एजुकेशनल क्रेडिट में होता है, जो कि डोमिनेंट पोजीशंस वाले होते हैं। फिर वो कहता है कि इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे पास एक मेन रोल है वो हमारी स्टेटस का भी है कि जिनके पास हाई क्लास है तो वो अच्छा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकते हैं, जो लो क्लास वाले हैं वो उनको कम तालीम दी जाती है, उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए उनकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। तो इस तरह एजुकेशन सिस्टम कैन चेंज द एटीट्यूड्स एंड ब्रिंग लोअर टाइज टू द लेवल वेयर दे अंडरस्टैंड द नॉर्म्स। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को अगर हम अच्छा करें तो फिर ये इसकी वजह से जो उन लोगों के रवैयों में फ़र्क आएगा और फिर जो नीचे वाला तबका है वो ऊपर जाएगा, जहाँ पे वो अपनी ये रवायात, नॉर्म वगैरह समझ सकते हैं।